दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। आबू की घुमावदार सड़कों और हरी भरी वादियों के बीच बसे छोटे से रमणीक स्थल पर मूक बधिरों की सेवा करती दामिनी से यूं भेंट हो जाएगी, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गहरा नीला रंग उसे सबसे अधिक प्रिय था। गहरे नीले रंग की साड़ी में उसने सलीके से अपनी दुर्बल काया को छिपा रखा था। पेन हाथ में पकड़े वह रजिस्टर पर उसे तेजी से दौड़ा रही थी। मैं उसे अपलक निहार रही थी। माथे पर पड़ी लाल बिंदी और मांग में रिक्तम सिंदूर इस बात की पुष्टि कर रहा था कि उसका जीवन इतना संघर्ष भरा रहा है, परंतु फिर भी वह अपने अतीत के कुछ पन्नों को अपने वर्तमान से दूर आज तक नहीं कर पाई। मेज की दराज से उसने पुस्तकें निकाली तो मैंने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पुकारा, दामिनी। पहचाना नहीं मुझे? दामिनी चौंकी जरूर थी, पर मुझे उसने पहचान लिया ऐसा मुझे नहीं लगा। वह यूं ही अपनी जगह पर बैठी रही, मुस्कुराई परंतु बोली कुछ नहीं। उसका शुद्ध व्यवहार मुझे अचरज में डाल गया। सोचा, समय का अंतराल चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन इंसान का चेहरा, रूप, रंग इतना तो नहीं बदल जाता कि उसे पहचाना ही ना जा सके। उसने चश्मे का फ्रेम कुछ ऊपर खिसकाया और पहचानने की कोशिश करने लगी। मैंने ही फिर से याद दिलाया, दामिनी मैं हूँ तनु। याद आया तुम्हें? तुम्हारे काका राम शरण की बेटी। वह चौंक कर बोली, अरे तनु तुम? आओ आओ, इतने बरसों बाद कैसे आना हुआ? उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दी। दराज बंद करके चाबी का गुच्छा पास ही खड़े चौकीदार को पकड़ाया और कमरा बंद करने का निर्देश देकर बाहर की तरफ निकल गई। कुछ ही कदमों की दूरी पर हरी भरी झाड़ियों और लतिकाओं से घिरा हुआ उसका घर था। लॉन का गेट खोलकर उसने बाहर रखी चारपाई को घुटने के बल मोड़कर सीधा किया, उस पर मोटी सी दरी बिछा दी और बोली, अमेरिका में रहते हुए तुम्हारी चारपाई पर बैठने की आदत छूट गई होगी। कहो तो तुम्हारे लिए आरामदायक कुर्सी ला देती हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे कैसी बातें करते हो दामिनी, यही सब तो याद आता है। आम का अचार, उड़द की दाल की बढ़िया। सच पूछो तो अपने देश की मिट्टी की सुगंध मुझे बार बार यहाँ खींच लाती है। दामिनी बोली, अच्छा यह बताओ कि मेरा पता तुम्हें किसने दिया? चारपाई पर बैठकर मैंने कहा, आप तो जानती हैं मैं और मेरे पति वर्किंग हैं, रोज रोज छुट्टियां नहीं मिलती। 5 वर्षों बाद अपने देश लौटना हुआ है। कुल मिलाकर 3 सप्ताह की छुट्टियां मिली थी। 2 सप्ताह तो अम्मा बाबूजी के पास गुजर गए, बाकी एक सप्ताह किसी पहाड़ी जगह पर बिताने वाले थे। बच्चों ने जिद की, आबू देखने चलते हैं। यहाँ तो चले आए। फिर मैंने कहा, दरअसल मैं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों पर एक किताब लिख रही हूँ। तुम तो जानती हो कि मुझे लिखने का बहुत शौक है। किसी ने तुम्हारे आश्रम का नाम सुझाया तो मैं यहाँ चली आई। शाम हो चली थी। दिसंबर की ठंड धूप सामने वाले पेड़ पर जा अटकी थी। ठंडी हवाओं से कुछ ठंडक सी महसूस हुई तो मैंने अपनी शाल ओढ़ ली। यह देखकर दामिनी बोली, यहाँ शाम को ठंड बढ़ जाती है, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। अब तो शाम ढलने लगी। दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे अंदर बिठाया और खुद अलमारी से कुछ निकाल। पलस्तर उखड़े जर्जर मकान में 4 कुर्सियां और मेज ही थी। इसके अलावा कोने में एक पुराना पलंग था जिस पर एक छोटा बालक लेटा हुआ था। दामिनी को देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता के चिन्ह उभर आए थे। वह न जाने कौन सी भाषा में उससे प्रसन्न कर रहा था। दामिनी भी उसे उसी की भाषा में जवाब देकर उसकी जिज्ञासा शांत कर रही थी। मैं एकटक उन्हें निहार रही थी। बालों में चांदी के तार, चेहरे पर उभर आई झाइयों ने उसे बहुत जल्द बुढ़ापे की ओर धकेल दिया था। दुख धवल सा गौर वर्ण सावला पड़ चुका था। भरा भरा सा गदराया शरीर संघर्ष करते करते दुबली काया का रूप ले चुका था। यह मानव है, मेरा बेटा, बहुत प्यारा है ना? बच्चे के कपड़े बदलते हुए उसने मुझसे कहा तो मैं चौंक गई। कमरे में पसरी सड़ाहट मेरे नथुनों में समाने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने उबकाई को रोका। मेरी परेशानी मेरे माथे पर स्पष्ट जाहिर हो रही थी। वह शायद समझ गई और बोली, वैसे तो हमेशा लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए यह संकेत देता है। आज ठंड बहुत जाता है, इसीलिए शायद बता नहीं पाया। बच्चा है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। पर मेरा ध्यान कहीं और था। इसी जदोजहद में कि यह बालक कौन है जिसे दामिनी अपना बेटा कह रही।
जहाँ तक मुझे याद है, जब दामिनी पति के घर से लौटी थी तो वह निसंतान ही थी। वह चाय बनाने चली गई तो मैं पास पड़ी आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर लेट गई। वह हवा के झोंके से यादों के किवाड़ जरा खुलने लगे तो मन ताऊ जी की हवेली में भटकने लगा। ताऊ जी भवानी प्रसाद के नाम से पहचाने जाते थे। मेरे पिताजी के चचेरे भाई थे। शहर के बीच संगमरमर से बनी उनकी कोठी की शान ही निराली थी। ताऊ जी ने बड़ा ही निराला स्वभाव पाया था। तबीयत के शौकीन और अंदाज रईसों वाले, हर काम अपने ढंग से ही करते, ना किसी के काम में हस्तक्षेप करते और ना ही किसी की टीका टिप्पणी बर्दाश्त करते। जन्म लेते ही दामिनी के सिर से माँ का साया उठ गया था। पिता की करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस थी वह, पर प्यार और अपनेपन का आदान प्रदान करने में ताऊ जी गजब के कंजूस थे। भावनाएं और संवेदनाएं तो उन्हें छू तक नहीं पाई थी। हर शाम शहर के अमीर लोगों के बीच शतरंज की बाजी खेलने वाले ताऊ जी ने अपनी बेटी के लालन पालन पोषण में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। हर समय कड़ी निगरानी रखते थे। दामिनी जरा सी सिसकती तो ताऊ जी चिल्लाते। उनकी चीख पुकार सुनकर सेविकाएं दौड़ी चली आती। ताऊ जी के चिल्लाने से दामिनी सहम कर पहले ही चुप हो जाती। ठोकर खाकर गिरती तो ताऊ जी सेविकाओं की पेशी लगा देते, लेकिन दामिनी ताऊ जी का रौद्र रूप देखकर सहम जाती। स्कूल कॉलेज दामिनी ने कभी देखा ही नहीं। इसका कारण था ताऊ जी की रूढ़िवादी सोच। बेटियां घर से बाहर निकले इसके वह सख्त विरोधी थी। वे सोचते थे कि बेटियां लड़कों के साथ मेलजोल बढ़ाकर कहीं भाग गई तो पास ही एक मिशनरी स्कूल था, वहीं की एक ईसाई टीचर को ताऊ जी ने दामिनी की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। ऐसे में उसकी शिक्षा का दायरा हिंदी अंग्रेजी की वर्णमाला तक ही सिमट कर रह गया था। बेटी के प्रति अपनी आचार संहिता के नए नए नियम कायदे कानून ताऊ जी हमेशा जोड़ते रहते। उसके हर काम और गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामिनी हर समय व्याकुल रहती। जीवन की उस सच्चाई से वह परिचित ही नहीं हो पाई जिसकी चर्चा वह अक्सर अपनी सहेलियों से सुन लिया करती थी। कोलकाता का राजभोग मथुरा के पेड़े खाते समय उसका मन कच्चे अमरूद खाने के लिए तरसता था। ऐसे में दोपहरी में जब ताऊ जी सो जाया करते थे उनसे नज़रें बचाकर हम पिछवाड़े की बगिया में पहुंच जाती थी। पेड़ पर चढ़कर कच्चे अमरूद खाने का आनंद लेती थी। हम पेड़ पर अमरूद ऐसे ढूंढती थी जैसे किसी गोताखोर को मोती ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ रही हो। एक दिन यह खबर न जाने कैसे ताऊ जी के पास पहुंची और दामिनी की पेशी लग गई। पिता का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार सहन करते हुए दामिनी का बाल हृदय छलनी हो गया। सहम कर अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपना चेहरा छुपाकर वह काफ़ी देर तक रोती रही। दामिनी हर पल सहमी सी रहती, न हंसती न किसी से बोलती। पिंजरे के तार चाहे सोने के ही क्यों न हो, कैद तो आखिर कैद ही होती। धीरे धीरे उसका मनोबल गिरता चला गया। हाथ पांव पसीने से भीगे रहते। जबान लड़खड़ाने लगती। रात को सोती तो सहम कर चिल्लाने लगती। उसकी दशा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन ताऊ जी के मुनीम ने अपने छोटे भाई मृदुल को दामिनी के इलाज के लिए भेजा। अचानक अपने सामने किसी नए डॉक्टर को देखकर ताऊ जी असमंजस में पड़ गए। एक तो मुनीम का भाई, दूसरा अनुभवहीन। सोचा बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो यह नौसिखिया क्या कर लेगा। ताऊ जी चुप्पी साध गए। डॉक्टर मृदुल की दवा और प्यार भरे सफ़र से दामिनी की हालत सुधरने लगी, क्योंकि वह शारीरिक कम मानसिक रोगी अधिक थी। दवा से ज़्यादा उसे प्यार और अपनत्व की जरूरत थी। जैसे ही दामिनी के स्वास्थ्य में लाभ हुआ, ताऊ जी के विश्वास की जड़ें डॉक्टर मृदुल पर जमने लगी। उसका व्यक्तित्व तेजस्वी था। उसने अपने आकर्षण में सबको बांधे रखा था। घंटों दामिनी के पास बैठा रहता। न जाने कब दामिनी के हृदय में मृदुल के प्यार की ब्यार बहने लगी और उसके दिल में प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। दामिनी बहुत सुंदर थी। गठीला शरीर, गोरा रंग। मृदुल भी उसकी मुस्कुराहट के चलते उससे जुड़ता चला गया। प्रारंभ में ताऊ जी को इस प्रेम प्रसंग की जरा भी भनक नहीं थी। ऊंची मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के स्वामी ताऊ जी लाखों का दहेज देने में समर्थ थे। मुनीम के भाई के साथ अपनी इकलौती बेटी का ब्याह कर वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा पर कालिख थोड़े ही पतवा सकते थे। मैं उस प्रेम कहानी को कभी नहीं भूली। कुछ दिनों के लिए दामिनी को ताऊ जी ने उसके ननियाल भिजवा दिया। नाना की तबीयत बेहद खराब थी, इसीलिए उनकी सेवा के लिए कोई तो चाहिए था। पिताजी के बारे में दामिनी के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी।
जब वह ननिहाल से वापस लौटी तो डॉक्टर मर्दुल और मुनीम दर्शा पटल से ओझल हो चुके थे। मर्दुल बिना बताए उसे छोड़कर चला जाएगा उसे जरा भी आशंका नहीं थी। समय बीतता रहा, यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। करोड़पति पिता ने करोड़पति दामाद की खोज शुरू कर दी थी। रिश्तों की कमी नहीं थी, पर ताऊजी को हर रिश्ते में कोई न कोई कमी नजर आ ही जाती थी। आखिर एक दिन बड़ी जदोजहद के बाद उन्हें दुर्गा प्रसाद का इकलौता बेटा आदित्य अपनी दामिनी के लिए उपयुक्त लगा। आदित्य इंजीनियर था, व्यक्तित्व और सौंदर्य का धनी था। अतीत के सारे दुख प्रसंगों को भूलकर दामिनी ने खुद को कल्पनाओं के मोह संसार में फिर से पिरोना शुरू कर दिया। दोनों ही पक्षों ने दिल खोलकर खर्चा किया। दुर्गा प्रसाद जी की प्रतिष्ठा का अंदाजा बारात में आए लोगों की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता था। जीवन पर्यंत सुख दुख साथ निभाने की रस्में निभाकर दामिनी ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। रात्रि की खामोशी चारों ओर पसरी हुई थी। सभी मेहमान अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे, लेकिन कमरे के बाहर दामिनी की सास तारा सामान को सुव्यवस्थित करने में जुटी हुई थी। रात्रि का तीसरा पहर ढलने को था, लेकिन आदित्य का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य कमरे में लौटा तो दामिनी अपने आप में ही सिमट। बिना कोई भूमिका बांधे पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर वह बोला, दामिनी, हमारे समाज में माँ बाप बेटे के लिए पत्नी नहीं बल्कि कुलवधू ढूंढते हैं, गृह लक्ष्मी ढूंढते हैं। दामिनी चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। दूसरे ही पल आदित्य बोला, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वह मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें नज़र भर देखा भी नहीं। इस विवाह का विरोध किया था मैंने, पर माँ नहीं मानी। सच पूछो तो उन्होंने भी तुम्हारी धन संपदा को ही पसंद किया है, तुम्हें नहीं। इतना कहकर आदित्य दूसरे कमरे में चला गया। पीछे रह गया भयावह सूनापन। दामिनी की कल्पनाओं का महल खंडित हो चुका था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे वह जमीन में धंसती जा रही। ऐसे समय में कोई नवविवाहित कह भी क्या सकती। फिर कुछ देर बाद आदित्य फिर से लौटा और वह बोला, इस घर में तुम्हें सारे अधिकार मिलेंगे, पर मेरे हृदय पर अधिकार सुमित्रा का ही होगा। उसे भूलना मेरे वश में नहीं। बिना माँ की बेटी दामिनी सहम गई। किसके सामने अपने हृदय की भावनाएं प्रकट करे। वह सोचने लगी, यदि पति के दिल पर अधिकार नहीं तो इस घर में रहकर वह क्या करेगी। किले नुमा हवेली में उसने खुद को कैदी ही समझा। कुछ देर बाद आदित्य की माँ थाल में नए वस्त्र और आभूषण लेकर आई। दामिनी ने माँ का लाड प्यार कभी नहीं देखा था, पर सुना जरूर था कि माँ का हृदय विशाल होता है, एक वटवृक्ष की भांति जिसकी छाया तले न जाने कितने पौधे पुष्पित और पल्लवित होते हैं। बस यही सोचकर उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। वह सिसक उठी, माँ जी, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया। आपको अपने बेटे का विवाह उसकी प्रेमिका से करवाना चाहिए था। तारा देवी ने अपने हाथ छुड़ाते हुए बड़ी ही बेरुखी से कहा, बहू, रिश्ते जोड़ते समय खानदान, जात, रंग, हैसियत बहुत कुछ देखा जाता है। तुम इस घर की बहू हो, वह रखेल ही कहलाएगी। रोते हुए दामिनी केवल इतना ही कह पाई, परंतु इससे मेरे जीवन की खुशियां तो दाव पर लग गई माँ जी। मैं कहाँ जाऊँ। सास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देखो बहू, पत्नी में सामर्थ्य हो तो श्याम दाम दंड भेद चाहे कोई भी अस्त्र का प्रयोग करे, पति का मन जीत ही सकती है। तुम इस घर की बहू, इस घर की मान मर्यादा तुम्हें ही बनाकर रखनी। समाज में हमारा नाम है, इज्जत है। आदित्य की आंखों पर सुमित्रा के प्यार का पर्दा पड़ा है, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस विषय पर अब कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारे ससुर जी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो दिल के मरीज हैं। यही सब ध्यान में रखकर मैंने तुम्हारा रिश्ता अपनाया है, वरना सुचित्रा इस घर की बहू बनती तो तुम्हारे ससुर जी कब के स्वर्ग सिधार चुके होते। मायके में पिताजी का अपना मत था। कोई मजबूरी जता रहा था तो कोई धमकी दे रहा था। दामिनी को समाज के कटघरे में खड़ा करने वाले उसके अपने ही थे। आज दामिनी को मर्दुल की बहुत याद आई। क्यों छोड़कर चले गई तुम मुझे मझधार में। कम से कम एक बार मिल तो लेते, कुछ कहने सुनने का मौका तो दिया होता। दामिनी के ससुर जी नेक इंसान थे। उसे लगा कि उन्हें सब कुछ कह दे, परंतु कुछ सहज नहीं लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।